यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 11 से यशोधर बाबू फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़े थे, सिल्वर वेडिंग, ठीक है, विधान बुक का फर्स्ट चैप्टर, ओके। आगे फिर क्या था कि किशनदा, जो यशोधर बाबू थे, उनके मन में किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में उन्होंने देखा है। यशोधर बाबू ने जो किशनदा थे उनको क्या थे, अलग अलग रूपों में घर पे भी देखा और दफ्तर में भी देखा। लेकिन जो किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वो कौन सी थी? सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कौन सी छवि उनके मन में बसी हुई है? जब किशनदा सुबह सैर पर मतलब प्रातःकाल घूमने निकलते थे। कैसी वेशभूषा रहती थी उनकी? कुर्ते पजामे के ऊपर वो ऊनी गाउन पहने रहते थे, सिर पर उनके गोल विलायती टोपी होती थी और पांवों में वो देशी खड़ाऊ धारण किए रहते थे, ठीक है, और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए रहते थे। ये किशनदा की जो छवि थी, ये ही यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी, ठीक है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पटु शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। जब तक जो किशनदा थे वो दिल्ली में रहे थे तो यशोधर बाबू क्या थे? उनके बहुत ही चतुर शिष्य थे, होशियार शिष्य थे, और क्या थे? एक उत्साही, हर कार्य को उत्साह के साथ करने वाले थे। तो इस काम को उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। फिर किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। जब किशनदा चले गए थे तो उनके बाद जो परंपराएं थी उनको जीवित यशोधर बाबू ने ही रखा था। वो परंपराएं, और इस कोशिश में क्या था? अपनी पत्नी और बच्चों को भी वो नाराज करते थे। घर में जब होली गंवाना, जनेऊ पुनेऊ के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। क्या परंपराएं निभाते थे वो? होली गंवाना मतलब होली मनाना, ठीक है, और जनेऊ पुनेऊ आते थे उस दिन क्या थे? कुमाऊनियों, यहाँ पर क्या है? पहाड़ी क्षेत्र के लोग। यशोधर बाबू बेसिक रूप से कहाँ के थे? पहाड़ी क्षेत्र के थे, कुमाऊं क्षेत्र के थे। तो वहां से वो क्या करते थे? जो भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते थे, उनके जान पहचान के लोग होते थे, उनको सबको इस दिन जनेऊ पुनेऊ के दिन वो क्या करते थे? अपनी जनेऊ बदलते थे। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? एक सूत का धागा सा होता है, वो जनेऊ पहनते हैं हमेशा, ठीक है। जब उनकी जनेऊ करवा दी जाती है तब वो हमेशा मतलब ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं। तो इस दिन क्या होता था? जनेऊ बदलने के लिए जब जनेऊ पुरानी हो जाती है तो उसको बदलना भी पड़ता है, या फिर टूट जाता है उसका धागा तो भी उसको बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इस दिन वो अपने घर उन सब लोगों को बुलाते। और क्या था? रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। पहले क्या था कि ये टीवी वगैरह बहुत कम चलते थे, लोग ज्यादातर रामलीला का अभिनय करते थे। रामलीला मतलब जो रामायण है उसमें रामायण को पूरी तरह से दर्शकों को दिखाया जाता था। तो उस समय यशोधर बाबू क्या करते थे? रामलीला के लिए जो लोग आते थे उनको प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए अपना एक कमरा किराए पर दे देते थे। किराए पर भी नहीं, ऐसे दे देते थे ये। और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। एक तो क्या होता था, ये जो भी आयोजन करते थे, जो भी कार्यक्रम अपने घर पे करते थे, एक तो उसमें क्या होता था? खर्चा होता था, और साथ ही साथ क्या होता था? शोर होता था। तो ये दोनों चीज यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों, इन दोनों को ही पसंद नहीं थी, ठीक है। फिर बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया था। इससे भी बदतर मतलब इससे भी बुरा क्या था कि अब समाज के लोग जो भी आयोजन होते थे, जैसे रामलीला के लिए भी लोगों में कोई खासा उत्साह नहीं था, ठीक है। सब लोग मतलब किसी चीज के लिए उत्साहित नहीं थे। फिर क्या था कि यशोधर जी क्या चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। उनकी क्या इच्छा है कि जो समाज के लोग हैं वो उनका सम्मान करें और ये सोचे कि जो ये बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको हमें सम्मान देना चाहिए, वो ये चाहते थे। लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। लेकिन कह रहे हैं कि जब समाज के लोग ही ना हो तो इस पद को लेकर मैं क्या करूंगा। कौन सा पद? सम्मानित बुजुर्ग का पद। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें।
जिस तरह में किशनदा से लिया करता था। यशोधर जी क्या करते थे, किशनदा उनसे बड़े थे तो वो क्या करते थे, उनसे हर काम पूछ कर करते थे, उनकी सलाह लेने के बाद करते थे। तो यशोधर जी की भी क्या इच्छा थी कि मैं भी घर का बड़ा हूँ, मुखिया हूँ, मेरे बच्चे मुझसे छोटे हैं, इन बच्चों से ज्यादा अनुभव मुझे है, तो जब भी मेरे बच्चे कोई नया काम शुरू करे तो मुझसे ये सलाह ले, मेरा मशवरा ले, ठीक है ना। और यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते हैं कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। वो हरगिज भी ये आग्रह बच्चों को नहीं, वो ये भी नहीं चाहते हैं कि घर में जो मैं कह दूं वो पत्थर की लकीर हो जाए, ठीक है ना, कि उसको ऐसा भी नहीं चाहते कि मैं जो भी कहूँ चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, बच्चे मेरी बात को माने ही, उसको पत्थर की लकीर ही समझे, ऐसा भी वो नहीं चाहते। पर वो क्या चाहते हैं, लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। लेकिन उनको ये बुरा लगता है कि लेकिन घर में ये भी नहीं होना चाहिए, किसी से कुछ पूछो मत और जो जिसके मन में आए वो कर लो। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, वो कहते हैं ठीक है मानता होगी तुम्हारी नॉलेज मुझसे ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। वो कह रहे हैं कि लेकिन तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस अनुभव तो मुझे ही है, तुमसे ज्यादा बड़ा तो मैं ही हूँ, ठीक है ना। जितना दुनिया को मैंने देखा है उतना तुमने थोड़ी देखा है, अभी तो तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं कि मानो ना मानो झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। यशोधर बाबू क्या चाहते हैं, मेरा कहा चाहे तुम मानो या ना मानो, मेरा दिल रखने के लिए, झूठे मुंह मतलब मेरा दिल रखने के लिए एक बार मुझसे पूछ लिया करो। इस बात का बच्चे क्या उत्तर देते हैं कि बाबा आप तो हद ही करते हैं, जो चीज हम कर रहे हैं ठीक है उस चीज का चाहे आपको ज्ञान है ही नहीं, उसका क्या है आपको ज्ञान है ही नहीं, तो फिर हम आपसे वो चीज क्यों पूछे। आजकल के बच्चे है भी ऐसे ही, वो चाहते हैं, वो उनको लगता है कि सारा ज्ञान क्या है हम में ही आ गया है, सब कुछ हमें ही पता है, हमारे बाबा अम्मा को तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि आपसे क्यों पूछे, जब उस चीज का आपको ज्ञान है ही नहीं तो हम आपसे वो चीज क्यों पूछे। फिर आगे कह रहे हैं, प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। जब उन्होंने बिरला मंदिर के आंगन में बैठकर महात्मा जी के गीता के जो प्रवचन थे वो सुन लिए, उसके बाद वो सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे, ठीक है। उनके बच्चे क्या थे, बड़े हो गए थे। तो यशोधर जी क्या चाहते थे कि जो मैं सारे काम करता हूँ अब ये काम मेरे बच्चे करें और मुझे ये कहे कि बाबा आप रहने दो, आप जो ये सारे काम करते हो वो अब हम करेंगे। कौन कौन से काम करते थे यशोधर बाबू, सब्जी मंडी लाते थे, ठीक है, राशन लाते थे, डिस्पेंसरी से दवा लाते थे, सदर बाजार जाकर दालें लाते थे, पहाड़गंज से सब्जी लाते थे, डिपो से कोयला लाते थे, ये सारे काम यशोधर बाबू करते थे और चाहते थे कि ये सारे काम अब मेरे बच्चे करें और मेरे सामने प्रस्ताव रखे कि बाबा आप मत किया करो। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे। जब उनके बच्चों ने उनसे नहीं कहा तो यशोधर बाबू ने खुद ने कहा कि अभी काम तुम किया करो, तो बच्चे क्या कहने लगे, तू किया कर, तू क्यों नहीं करता, मतलब उस काम को एक दूसरे पर टालने लगे। इतना शोर शराबा हुआ और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। अब उन्होंने बिल्कुल कहना छोड़ दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, जब से उसका प्रमोशन हुआ है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, वो एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं, तुषार और प्रियांशु शक्लें देखी हुई मेरी तुम्हारी अच्छे से, ठीक है ना। बैठ के तो पढ़ते
कहते हैं वो कि बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रखते थे। जब भी कोई भी काम यशोधर बाबू अपने बच्चों से करने के लिए कहते तो वो एक ही बात कहते, क्या कहते कि आप इन सब कामों के लिए एक नौकर रख लो। ईजा को भी आराम हो जाएगा, ईजा मतलब माँ, माँ को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। बेटा क्या था, विज्ञापन कंपनी में कमाने लगा था, अच्छे उसको पैसे मिलते थे, तो वो क्या कहता, उस नौकर को जो पैसे हैं मैं अपनी तनख्वाह में से दूंगा, अपनी सैलरी में से दूंगा। ये बात यशोधर बाबू को बुरी लगती। वो ये कहते हैं कि बच्चे मेरे हैं, यहाँ पर मेरा और तेरा क्या है। पुराने लोगों को ये चीज मेरा और तेरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नहीं ये तो मेरा है, कोई बात नहीं, खराब हो गया तो मेरा है, मैं अपने पैसे से लाया हूँ, आप मुझे क्यों कह रहे हैं। ऐसे कई तरह के आर्गुमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पुराने लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते थे। वो क्या मान के चलते थे कि सब अपना है, सब हमारा है, सब एक दूसरे का है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो बेटा कहता तो उनको ये लगता जैसे कि ये मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, नमक छिड़कना मतलब मेरे ऊपर ताना मार रहा है कि पैसे मैं दे दूंगा। फिर कह रहे हैं यशोधर बाबू को यही somehow improper मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखते। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में भी नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। क्या है, एक तो वो चाहते हैं कि जो यशोधर बाबू का बेटा है जो भी वेतन है उनके हाथ में रखे, पहले के लोग भी ऐसा ही करते थे। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आजकल का जो पैसा है डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, तो वो कैसे रख सकता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? भाई अगर उसको मुझे अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे देने होते तो वो क्या करता, ज्वाइंट अकाउंट मेरे साथ खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो वो कहता है चाहे मेरा दिल रखने के लिए मुझे कहता, लेकिन एक बार उसका कहना वाजिब था। क्या वाजिब था? कि आपके साथ मेरा ज्वाइंट अकाउंट खुले। किस पर भी बेटे का, उस पर भी बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें, जो मतलब आप किसी भी प्रकार की कोई भी कमी निकालें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है, ठीक है। जो उनके पिता का क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर जो उनको मिला हुआ है, वो भी उसने अपना बना लिया। कैसे? अपना वेतन अपने ढंग से वो इस घर पर खर्च करता है। कभी कारपेट बिछवा रहा है तो कभी उस घर में पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है तो कभी डल्लक वाला डबल बेड और सिंगार मेज, ठीक है। कभी टीवी आ रहा है, कभी फ्रिज क्या हुआ यह है। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया, ऐसा नहीं कहता है। वो क्या कहता है? कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। वो कह रहे कि ये बड़ी अच्छी बात है, इस क्वार्टर में सामान मेरी मर्जी से आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, क्वार्टर को अपना बना लिया, अपने तरीके से सामान लाता है और साथ साथ में ये भी कहता है कि इस चीज को छूना मत, ये मेरा है। फिर इनका एक नौकर भी रखो घर में। अब इनका क्या है, एक नौकर भी घर में होना चाहिए। इनका नौकर होगा तो वो इनके लिए ही होगा। ये कौन बोल रहा है? यशोधर बाबू। और हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू अपनी पत्नी को। काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। और उनकी पत्नी सुनती है, मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है, ठीक है। सुनकर अनसुना भी कर देती है, और यदि कोई चीज सुनने में आ जाती है, दिल पे लग जाती है, तो वो लेकिन उससे चिढ़ती भी नहीं है। हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब पर, देखा करो। ये तो आज ही डल जाएगी,
ठीक है ना। डेली का लेक्चर यूट्यूब पर डेली का डेली आ रहा है, तो तुम लोग देखा करो। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लॉनों को पार करते हुए स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे। वहां पर क्या था, सड़कें टूटी हुई थी, गड्ढे हो रहे थे, मलबा बिछा हुआ था, तो वो जो स्क्वायर थे उसके एक कोने में पहुंचे, जहाँ पर क्या थे 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है, मतलब वहाँ पर एक क्वार्टर भी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन बाहर बजरंग तख्ती में उसका नाम क्या लिखा है, वाईडी पंत, यानी कि यशोधर बाबू। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था, वाईडी पंत। फिर है इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं। कैसे, क्वार्टर के बाहर क्या थी, एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल थे, बहुत से लोग वहां से विदा ले रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी, मतलब रंग बिरंगी लाइटों की रोशनियां वहां पर थी। फिर क्या था, फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान गया। दूर से उन्होंने देखा कि उस क्वार्टर के बाहर उनका बड़ा बेटा था, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, यशोधर बाबू ठिठक गए, रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा, उनको पता ही नहीं था। उसका जवाब भी उन्होंने अपने आप को खुद ही दे दिया कि जो करते होंगे लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। लौंडे मोंडे मतलब जाने, आजकल की छोकरी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, इनकी माया यही जाने। बताते तो कुछ है नहीं, कहते कुछ है नहीं, पूछते कुछ है नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी भी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा, मतलब कई बार ये कह चुके हैं कि तुम्हारी जो ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वो भी ऐसी जिद्दी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। आजकल के बच्चों से कुछ कहो तो वो मानते भी नहीं है, मर्जी उनकी चलती है, जिद उनकी चलती है। और माँ बाप चाहे कितने भी कठोर हो, कितने भी जिद्दी हो, कैसे भी हो, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों के आगे हार माननी पड़ती है। पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं वो, लेकिन बच्चों से नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। तो बच्चे जैसा करते हैं वो मानते हैं उनकी बातें, उनको खुश करने के लिए, लेकिन बच्चे कभी ऐसा नहीं चाहते कि मैं भी वो काम करूं जिससे मेरे माँ बाप भी खुश हो। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो वो अपनी बेटी को कई बार कह चुके हैं कि ऐसी ड्रेस मत पहना करो, लेकिन वो भी जानबूझकर वो ही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। कहती है कि वो सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर ली थी तुम्हारे जमाने में, अपने ससुराल में मैंने बहुत सिर पर पल्लू वल्लू किया है, बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे। और मेरी बेटी भी क्या वही करेगी, मेरी बेटी भी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। वो कह रही कि जो काम मैंने किया वो अपनी बेटी से नहीं करवाऊंगी, जो दुनिया करेगी वो काम मेरी बेटी करेगी। फिर क्या है, पुत्री का पक्ष लेने वाली है पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी। खिजाब क्या होता है, बालों को रंगने का एक घोल। जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। अपनी पत्नी का होठों पर लिपस्टिक लगाना, लाली लगाना और बालों को कलर करना, दोनों चीज उनको बिल्कुल गलत मालूम होती है, गलत लगती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो एलडीसी टाइप के जो छोटे मोटे क्लर्क होते हैं वो उन्हीं से मैच खाते हैं। वो आज के आधुनिक जमाने की तरह आधुनिक नहीं बन पाए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया।
भीतर अपनी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जो थे वहां पर ठहरे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, थोड़ी डांट सी लगाई, बोले पापा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस जो थे वो आपकी राह देख रहे थे। यानी कि 8:30 बजे तक मेरे बॉस आपका इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसी। उन्होंने कहा कि अपने यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कब से मनाई जाने लगी? पहले तो नहीं मनाई जाती थी। ठीक है, और फिर हंस दिए। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। यह बात जो है चंद्रदत्त तिवारी की थी, जो कि इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। ठीक है, जब यशोधर बाबू ने कहा कि अपने घर में सिल्वर वेडिंग कब से मनाई जाने लगी, ठीक है, तो चंद्रदत्त तिवारी ने क्या कहा कि जब से आपका बेटा 1,500 रुपए कमाने लगा है। और ये चंद्रदत्त तिवारी कौन था? इनके यशोधर बाबू का दूर का भांजा था। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। ईर्ष्या का पात्र मतलब उनके घर में सारे ठाट बाट देखकर लोग क्या करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं कि जो इसके पास है वो हमारे पास नहीं है। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो। यशोधर बाबू की क्या इच्छा थी कि मेरे बेटे भी सरकारी नौकरी करे, लेकिन इनके बेटे क्या कर रहे हैं? गैर सरकारी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। तो वो उनको समझ में नहीं आती है कि इसको 1,500 रुपए वहां पर कैसे मिल जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, तथापि ये वो बहुत बखूबी अच्छे से समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 महीने कमाना प्लस कन्वेंस, जो भी कन्वेंस होता है, अलाउंस, जो भी अनेक तरीके के बोनस होते हैं, और तुम्हारा अदर पक्ष और दूसरी सुविधाएं, ये पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की, यही बात की कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। ठीक है, वो मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर यशोधर बाबू कि उनका बेटा जो भी चीज खरीदता था, जो भी नई चीज घर में लाता था, वो यशोधर बाबू को इम्प्रॉपर ही लगती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली है कि जो भी नई चीज आज घर में आ रही है वो नए जमाने की है। ठीक है ना, और नए जमाने के अनुसार उनको क्या मान लिया गया है? एक बड़ा आदमी मान लिया गया है। चाहे नियम गलत हो, चाहे उनके सिद्धांत गलत हो। किनके सिद्धांत? बच्चों के और आधुनिक लोगों के। ठीक है ना, लेकिन उनको आज के हिसाब से एक बड़ा आदमी माना जाने लगा है। फिर कह रहे हैं कि जैसे मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया, जब गैस का चूल्हा लिया, तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया था, क्योंकि उनको हर चीज क्या लगती है? समहाउ इम्प्रॉपर। और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वो जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। गैस का चूल्हा आया तो उनको वो समहाउ इम्प्रॉपर लगा। उन्होंने ये भी कहा कि गैस के चूल्हे पर बनी हुई रोटी क्या है? समहाउ इम्प्रॉपर, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन दूसरी तरफ उनको इस बात का भी पता है कि यदि गैस का चूल्हा घर में नहीं होता तो उनको कौन सी श्रेणी का माना जाता? चपरासी की श्रेणी का। तो कि चपरासी से भी गया गुजरा है। आज तो जो गैस का चूल्हा है वो तो चपरासी के घर में भी मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इनकी फ्रिज के माध्यम से हम क्या करते हैं? सुबह का शाम को खाते हैं, शाम को
शाम का सुबह को खाते हैं, या कोई ऐसी चीज खाते हैं जो जल्दी खराब नहीं होने वाली होती तो उसको भी हम फ्रिज में रख देते हैं और 3-4 दिन तक वो चीज चलती रहती है। तो एक तरह से वो खाना क्या हो गया, बासी खाना ही हो गया। तो यशोधर बाबू को ये बात भी बड़ी अजीब लगती है कि फ्रिज की जरूरत है क्या, इसमें क्या इसके लाने से अब हम बासी खाना शुरू कर देंगे, तो वो भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर ही लगता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ क्या सोचते हैं कि, और फिर क्या बोल रहे हैं वो कि इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को तो आता ही नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, गला पकड़ लेता है। कहते हैं ये चीजें वो कहते हैं, मगर किस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान, जिनकी हैसियत क्या है, साधारण है, जिनके घर में फ्रिज नहीं है, इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं कि अरे वाह, फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी हमने पी लिया। कोई दिक्कत थोड़ी किसी को। अब अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, ठीक है ना, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग क्या लगती है, समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, लेकिन तसल्ली किस बात से मिलती है कि उनके जन्मदिन पर 4 लड्डू खाने को उसको नहीं मिले, विवाह में भी किसी प्रकार की धूमधाम नहीं थी, कोई खास मिठाई नहीं थी, और विवाह भी कैसे किया था, सहकारी बैंक से कर्जा लेकर किया था। लेकिन आज उनके बेटों की बदौलत उनकी सिल्वर वेडिंग पर केक है, 4 तरह की मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, फल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इतनी सारी चीजें आई है। फिर कह रहे हैं कि गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फोन कह रहे हैं कि मैंने आपके दफ्तर क्या किया, फोन किया, लेकिन शायद आपका फोन खराब था, तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं और मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। गिरीश ने सारी बातें कह दी कि भाई आज उसके हिसाब से आपकी सिल्वर शादी के हिसाब से आज आपकी 25वीं वर्षगांठ है। उसने भूषण को फोन किया, भूषण ने कहा कि चलो ठीक है, आ जाओ, हम पार्टी करते हैं और मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा, ठीक है। अब बच्चा आपका थोड़ा सा चैप्टर बचा है, वो मैं इसकी परसों रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, तब कंप्लीट करूंगी, मेरी दूसरी क्लास है। ओके, बाय सबको।